नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशु। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संवेग। संवेग क्या होता है, उसको हम इंग्लिश में इमोशन बोलते हैं। हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संवेग क्या होता है? संवेग अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसको लैटिन भाषा के एमोवेयर से लिया गया है। संवेग का अर्थ होता है उत्तेजित होना, यानी संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को भी कहा जा सकता है। मनुष्य की दिनचर्या के ऐसे व्यवहार जो व्यक्ति उत्तेजनावश करता है उन्हें संवेग कहते हैं, जैसे सुख, दुख, क्रोध, भय, प्रेम आदि। संवेग की मुख्य परिभाषाओं देख लेते हैं। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजक दशा है। रॉस के अनुसार संवेग चेतन की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। गेल्डार्ड के अनुसार संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। इसके अलावा संवेग की विशेषताओं के बारे में बात करें तो संवेग तीव्र होता है, संवेग क्षणिक होता है, संवेग मूर्त वस्तुओं व परिस्थितियों से संबंधित होते हैं, संवेग की शक्ति परिवर्तित रहती है, संवेग अभिव्यक्तियों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। संवेगात्मक अभिव्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। इसके अलावा संवेग के प्रकार देख लेते हैं। मैकडूगल के अनुसार संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है और मैकडूगल ने संवेग के 14 प्रकार बताए हैं। पहला है पलायन, जिसे हम भय कहते हैं, युत्सा, क्रोध, निवृत्ति, घृणा, संतान की कामना, वात्सल्य, शरणार्थी, करुणा, काम प्रवृत्ति, कामुकता, जिज्ञासा, आश्चर्य, दैन्य, आत्महीनता, गौरव, आत्माभिमान, सामूहिकता, एकाकीपन, भोजन की खोज, भूख। इसके अलावा संग्रहण, अधिकार, रचना, धर्मिता, कृतिभाव, हास्य, आमोद, ये हमारे संवेग होते हैं और इनकी मूल प्रवृत्ति के बारे में हमने बात करी। अब बालक संवेगात्मक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सामाजिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, परिवार का आकार, लिंग, थकान व भूख, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व, ये बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो अब इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन जो हैं वो हमारे प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके इस बार के एग्जाम में आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संवेग अभिप्रेरकों तथा अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है, यह कथन किसका है? जर्सेल्ड, बर्नी, कोलर या पियाजे? तो संवेग अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है, ये कथन था बर्नी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्तियात्मक, संवेगात्मक, संरक्षित या संज्ञानात्मक? तो शैशवावस्था में जब बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं वो होते हैं मूल प्रवृत्तियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? गतिक प्रक्रमण, याद करना, विचार करना या सहानुभूति देना? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वह है सहानुभूति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है प्रेरणा की भावना, रुचि की भावना, सफलता की भावना या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों संवेग किसी बालक में जो पैदा करता है वो है उपरोक्त सभी, प्रेरणा की भावना, रुचि की भावना और सफलता की भावना, ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, संवेग का एक प्रमुख तत्व नहीं है, विश्लेषण, समस्या, अनुप्रयोग या ज्ञान? तो दोस्तों संवेग का जो प्रमुख तत्व वो नहीं है वो है अनुप्रयोग, बाकी तीनों संवेग के प्रमुख तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन किसका है? गेट्स, मैकडोगल, वॉटसन या थॉमसन? तो इसका सही जवाब है मैकडोगल का। संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन मैकडोगल ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 14 वर्षीय बालिका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वह विकसित कर रही है स्वायत्ता, अखड़पन, परिपक्वता या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वह स्वायत्ता की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, किसी बच्चे के विकास का निर्धारण करने में संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है तीव्र गति, उत्तेजित अवस्था, भावना या क्रोध। तो संवेग का जो शाब्दिक अर्थ है वह है उत्तेजित अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, समझ बढ़ाने की तकनीकी से या मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मन का मानचित्रण कहते हैं। दोस्तों हमारे क्विज का टाइम हो गया, क्विज देख लेते हैं हमारा। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसने बोला था? यह आपको हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है? ऑप्शन एक, तालमेल बैठाने की, संप्रेषक की, निर्देशक की या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों ऐसे मामलों में जो शिक्षक की भूमिका होती है वो होती है निर्देशक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना, संज्ञान प्रतियोगिता, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता?
दोस्तों इसका सही जवाब है निष्पत्ति चिंता को ये इस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संवेग क्या है? क्रोध व भय, प्यार व स्नेह, उत्तेजन तथा भाव में परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम संवेग की बात करें तो संवेग के प्रकार में क्रोध व भय तथा प्यार व स्नेह ये दोनों आते हैं, लेकिन हमारे दो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें संवेग की डेफिनेशन बतानी है, तो वो होता है उत्तेजना तथा भावों में परिवर्तन। हमारा थर्ड ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सीखना क्या है? संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, या सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। तो दोस्तों सीखना जो है वो सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है, ऐसे क्यों होता है? अजनबी दुश्चिंता, वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता या संवेगात्मक दुश्चिंता की वजह से। तो दोस्तों ये जब बच्चा रोने लगता है वो होता है संवेगात्मक दुश्चिंता की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से क्या संवेग नहीं है? पलायन, भय, क्रोध व करना। तो दोस्तों ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों हमारा चैप्टर 16, जिसका नाम है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होती है, कैसे बनती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। व्यक्तित्व क्या होता है दोस्तों? पर्सनैलिटी जो है, व्यक्तित्व का हम इंग्लिश में पर्सनैलिटी बोलते हैं, जो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त गुणों, व्यवहारों या मूल विशेषताओं का समूह होता है। व्यक्तित्व का वातावरण के साथ एक अद्वितीय संबंध होता है जो परिवर्तनशील होता रहता है। व्यक्ति की मुख्य परिभाषाओं के बारे में अगर हम बात करें व्यक्तित्व की, तो वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनका उसका अनूठा संबंध स्थापित करता है। इसके अलावा गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व के गुणों को अलग अलग नहीं बांटा जा सकता। व्यक्तित्व स्थायी न होकर परिवर्तनशील होता है, यह संगठनात्मक प्रकृति का होता है और इसके अंतर्गत परोपकार, वाणी, वेशभूषा, चरित्र, बुद्धि जैसे कई गुण शामिल होते हैं। इसके बाद व्यक्तित्व के प्रकार की अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व के कई सारे प्रकार होते हैं जो कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से विभाजित किया है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग आधारों पर व्यक्तित्व को विभिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया है। शेल्डन के अनुसार 3 भागों में व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं, गोलाकृति, आयताकृति और लंबाकृति। इसके अलावा युंग जुंग ने 3 भागों में इसको विभाजित किया है, बहिर्मुख, अंतर्मुखी या उभयमुखी। इसके अलावा थॉर्नडाइक ने भी 3 भागों में विभाजित किया है इसे व्यक्तित्व को, सूक्ष्म व्यक्तित्व, स्थूल व्यक्तित्व या प्रत्यक्ष व्यक्तित्व। इसके बाद बालक संवेगात्मक को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? स्पेंसर ने इसे 6 भागों में बांटा है, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यवहारिक, सैद्धांतिक। अब दोस्तों क्विज का टाइम हो गया, क्विज देख लेते हैं, लेकिन क्विज इस चैप्टर का क्विज नहीं है, तो इसलिए हम नेक्स्ट चैप्टर करवा देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा आप सबको पता होगी, आपने बीएड में पढ़ा होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ और परिभाषा के बारे में अगर हम बात करें तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें विशिष्ट क्षमता वाले बालक को ज्ञान प्रदान किया जाता है सामान्य बालक के साथ। मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक आदि इसके अंतर्गत आते हैं। समावेशी शिक्षा के द्वारा निशक्त बालकों की शिक्षा का प्रावधान किया गया है। समावेशी शिक्षा की सफलता पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। समावेशी शिक्षा निर्धारण। समावेशी शिक्षा का निर्धारण कई स्तरों पर होता है। ये स्तर बालकों के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं, जैसे शारीरिक रूप से भिन्न बालक, मानसिक रूप से भिन्न बालक, सामाजिक रूप से विचलित बालक या शैक्षिक रूप से भिन्न बालक। इसके बाद समावेशी शिक्षा के कुछ सिद्धांत भी हैं, जो कि पहला सिद्धांत है व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना। ऑप्शन 3 भेदभाव रहित शिक्षा। ऑप्शन 4 विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। और ऑप्शन 5 है वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना। ये समावेशी शिक्षा के सिद्धांत है। इसके अलावा समावेशी शिक्षा के जो मॉडल हैं, सांख्यिकी मॉडल, मौखिक संचार मॉडल, चिकित्सकीय मॉडल, सांस्कृतिक मॉडल, मनोसामाजिक मॉडल, ये सामाजिक शिक्षा के मॉडल हैं। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वर्ष 2009 में बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 पास किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों, यानी पहली से 8वीं तक के जितने भी लोग हैं, उन सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ। इसे 1 अप्रैल 2010 को कानून के रूप में लागू कर दिया गया और इस कानून के अंतर्गत विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 सुनिश्चित किया गया, अर्थात कि 40 बच्चों पे एक शिक्षक अनिवार्य होगा।
इसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। दोस्तों ये वीडियो जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ये आप पूरी वीडियो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है इस पे हमने फुल वीडियो बनाई हुई है, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो हमारा ये टॉपिक था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके बारे में भी हमने वीडियो पहले बना रखी है, तो इसको पूरी डिटेल से जानने के लिए वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में हम बात करते हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के शीर्षक से दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया गया। इस पाठ्यचर्या में कक्षा 1 से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की गई। एनसीएफ फ्रेमवर्क में कक्षा 1 से 12 तक कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाना सिखाना है, इसकी पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को 1962 में स्थापित किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी 1961 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया और भारत सरकार का शीर्षस्थ संसाधन संगठन है। अब इसके दोस्तों एमसीक्यूज क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास डैश है, मात्रात्मक गुणात्मक को सीमा तक अपमानीय। या चौथा है हमारा मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों। तो दोस्तों मानव विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर बाल्यावस्था की अवधि है जन्म से 2 वर्ष, 4 से 8 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या 5 से 10 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 6 से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है, कम महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन है वह अति संवेदनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, कठिन जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट या साधारण से आसान। तो दोस्तों जो हमारा विकास होता है वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के साथ अति सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील समय कौन सा होता है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय या जन्म से पूर्व का समय। तो दोस्तों इसका सही जवाब है प्रारंभिक बचपन का समय, भाषा विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, भाषा विकास के लिए निम्न में से कौन एक उचित है। विकास जन्म के समय प्रारंभ होता है, ऑप्शन 2 विकास एकल आयामी है, ऑप्शन 3 विकास पृथक होता है, या ऑप्शन 4 सामाजिक सांस्कृतिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, विकास के लिए सबसे उचित जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास या संवेगात्मक विकास। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, संज्ञानात्मक विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कर सकता हूँ जैसी भावनाएं बालक में किस अवस्था की सूचक हैं, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है किशोरावस्था, क्योंकि मैं कौन हूँ क्या हूँ ये किशोरावस्था में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, मानव का विकास मुख्यतः किस बात पर निर्भर करता है, उसके वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर या उसकी वृद्धि व वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन 4, उसकी वृद्धि व वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, किशोर डैश का अनुभव करते हैं, ऑप्शन 1 बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, ऑप्शन 2 आत्मसिद्धि का भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, या ऑप्शन 4 दुश्चिंता व स्वयं से सरोकार। तो दोस्तों किशोर जो है वो अनुभव करते हैं दुश्चिंता व स्वयं से सरोकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, ऑप्शन 1 तर्क शक्ति, भाषा का प्रयोग, बुद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता और बुद्धि, ये तीनों ही हैं। तो इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही है, वो सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, विकास की गति एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है, अव्यवस्थित, क्रमबद्ध व व्यवस्थित, एड़ी से चोटी, अप्रत्याशित। तो दोस्तों इसका सही जवाब है क्रमबद्ध व व्यवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है, उसके प्रयोगों का समर्थन, बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ऑप्शन 3 उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, या ऑप्शन 4 भाषा के प्रयोग के अवसर प्रदान करना। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा तरीका गलत है ये बताना है, तो उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है,
क्या होता है? ऑप्शन 1 सामाजिकृत अहम केंद्रित, ऑप्शन 2 परिपक्व व अपरिपक्व, ऑप्शन 3 अहम केंद्रित व सामाजिकृत, या ऑप्शन 4 जीववादी व सामाजिकृत। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो है बाल्यावस्था में भाषा जो है वो सामाजिकृत की बजाय अहम केंद्रित अधिक है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।